नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है सबका हिसाब होगा का। बंगाल की धरती पर सदियों से मां काली और भगवान राम का जयकारा गूंजता रहा है, लेकिन सत्ता के अहंकार में जब दीदी के सिपह सलारों ने सनातन को ललकारा तो बंगाल की जनता ने ईवीएम की चोट से करारा जवाब दिया है। टीएमसी का वो अभेद्य किला जिसे अजेय माना जाता था, आज सनातन की लहर में ढह चुका है। याद कीजिए वो बयान जब मां काली के स्वरूप का अपमान किया गया। याद कीजिए जब माता सीता पर अभद्र टिप्पणियां हुई और साधु संतों को राजनीति का मोहरा बताकर अपमानित किया गया। हिंदू धर्म को गंदा बताने से लेकर राम नवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थरों की बारिश तक टीएमसी नेताओं की जुबान और सरकार की नीति दोनों ही सनातन विरोध की गवाह बने। तुष्टीकरण की इस आग ने बंगाल के मानस को झकझोर कर रख दिया था। अब आपको टीम ममता का हिंदू विरोधी कदम बताते हैं जिससे उनका बंगाल में पतन हो गया है। वो आपके सामने रखते हैं, समझाते हैं कि अब कैसे पूरी कहानी बदली है। टीम ममता का हिंदू विरोधी बयान अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया था। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ कहकर संबोधित किया और महुआ मोइत्रा ने मां काली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह वो बयान है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की हवा बदल गई। दूसरी तरफ मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली भी ये इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिले, इस तरह के बयान जो है वो दिए गए। साथ ही साथ किस तरह से और बयान जो निकलकर सामने आए वो भी समझिए। कल्याण बनर्जी माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इस टिप्पणी के बाद ही कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा। और कभी मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली बात निकलकर सामने आती है। कभी कल्याण बनर्जी जैसे लोग माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। माता सीता और भगवान राम को लेकर एक विवादास्पद तुलना की है। ममता ने ईद के कार्यक्रम में हिंदू आस्था का उपहास उड़ाया, मजाक बनाया और वहीं यहां पर भी फुल स्टॉप नहीं लगा। टीएमसी नेता ने भगवान राम को मुस्लिम तक बता दिया, जिसके बाद हिंदू आस्था वाले लोग, हिंदुओं को ठेस पहुंची। फिराद हकीम ने इस्लाम में पैदा नहीं होने वाले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए यह बेहद दुर्भाग्य की बात है। इस तरह के एक एक चुन चुन कर बयान दिए गए। ममता सरकार में अक्सर हिंदुओं के जुलूसों पर पाबंदी भी देखने को मिली है, लेकिन अधर्म के इस शोर के बीच बीजेपी ने सनातन की मिसाल थामी, सनातन की बात की, सनातन को लेकर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था, गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प और बंगाल के कोने कोने में गूंजता जय श्री राम का नारा, यह सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि अपमानित हिंदू भावनाओं का करुण पुकार बन गया। बीजेपी नेताओं की भक्ति, मंदिरों में पूजा और सनातन के गौरव को वापस दिलाने के वादे ने जनता के दिल को छू लिया, क्योंकि भगवा रंग में बंगाल बदला हुआ अब नजर आया। और इसी का असर है कि बंगाल भगवा रंग में बदल गया है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2026 का जो रिजल्ट आया है वो समझिए। बीजेपी
206 सीटों पर, और वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई। याद कीजिए पिछली बार के आंकड़े, ये ऊपर नीचे था, सिर्फ बीजेपी का 77 और टीएमसी डबल सेंचुरी मारती हुई नजर आई थी। लेकिन अब हवा बदल गई। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली टीएमसी पूरी तरह से सत्ता से बाहर नजर आ रही है। 2026 का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस 2 पर सिमट गई और अन्य के खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें गई। यानी नतीजे साफ हैं। बंगाल ने बता दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति अब और नहीं चलेगी। सनातन विरोधियों का सफाया हो चुका है और राष्ट्रवाद की जीत हुई है। मां, माटी, मानुष का नारा अब जय श्री राम के उद्घोष में विलीन हो गया। बंगाल के सिंहासन पर अब सनातन के समर्थकों का परचम लहरा रहा है। यह जीत है आस्था की, यह जीत है विश्वास की, क्योंकि जिनके लिए सनातन को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, जिनके लिए सनातन की आस्था को बार बार ठेस पहुंचाने का काम किया गया, उन लोगों ने भी ममता का साथ नहीं दिया है। कुछ और आंकड़े मैं लेकर आया हूं आपके सामने, वो आंकड़े भी आपके सामने रखता हूं। यहां तक जो ममता सरकार, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जिनके लिए या तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, अपने वोट साधने के लिए, सत्ता पाने के लिए जिनका सहारा लिया, उन्होंने कुर्सी खींच दी। मुस्लिमों के लिए हिंदू विरोधी कदम उठाए, जिनके लिए उन मुस्लिमों ने भी भगवा लहर को आगे बढ़ाया है। कैसे? वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों का असर अगर बात करें तो 142 सीटों पर देखने को मिला है। ये साथ जो आप देख रहे हैं, मुस्लिमों ने ममता का साथ छोड़ा है, तो आंकड़े कैसे बदल गए। 142 सीटों की अगर बात की जाए, वहां पर 72 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में गई। साथ ही साथ टीएमसी के पक्ष में 64, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 4 गए हैं। 142 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नक्शा भी अब आपको दिखाते हैं। वो नक्शा भी बदल गया है और हर तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में कमल शान से खिल रहा है। अब आपको हिंदुस्तान में कैसे भगवा ही भगवा लहरा रहा है, यह भी बताते, तस्वीरें दिखाते ही अब आप देखिए। इस तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में डमरू और यह त्रिशूल। हिंदुस्तान का नक्शा आखिर भगवा ही भगवा कैसे नजर आ रहा है, जिसमें 78% जनसंख्या पर इस वक्त बीजेपी का राज नजर आ रहा है। दर्शकों, 78% और 72% क्षेत्रफल पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है। मैं गिनता जाऊंगा और आप सुनिए। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये वो नाम है जहां पर इस वक्त भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। 22 अभी पश्चिम बंगाल को मिलाकर। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता ने विश्वास जताया है। हिंदुत्व को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी पर भरोसा जताया गया है। भगवा के साथ सुशासन और विकास के मॉडल ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भगवा को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। भगवा के साथ साथ पैरेलल विकास के मॉडल भी इस वक्त चलता हुआ नजर आया
और इस मॉडल ने जनता का ऐसा भरोसा जीता है कि एक के बाद एक क्षेत्रीय दल पूरी तरह से धराशायी होते चले गए। डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली से लेकर राज्यों की गलियों तक विकास की नई इबारत लिख दी है। बंगाल की जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के रगों में वो जोश भर दिया है दर्शकों, जो अब पूरे देश को भगवामय करने के बाद ही थमेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। ये वो जीत बता रही है जो लगातार देखने को मिल रही है। विरोधियों के किले ढह रहे और विकसित भारत के संकल्प के साथ कमल का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की जनता बीजेपी पर लुटाई ममता। सनातन विरोधियों का सफाया, दीदी का ठहाकेला। टीएमसी का हिंदू विरोधी बयान बना पतन का कारण। बीजेपी की सनातनी राह, बंगाल में टीएमसी का दाह। बंगाल से निकला मैसेज, सनातन के साथ सत्ता सहज। और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में टीम ममता की सनातन विरोधी राह क्या पतन की वजह बनी है? इसी पर चर्चा करेंगे और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय करा देता हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी, संदीप त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ सुब्रोकमल दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, शेखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी का ही रुख करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि 5 में से 3 जगह जो है कमल खिलता हुआ नजर आया, बम्पर वोटिंग हुई और वो आंकड़े जो है जीत में तब्दील होते हुए नजर आए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो रास्ता तैयार होता है उसमें विपक्षी मदद कर देता है? क्योंकि पूरा माहौल बनाया जाता है एक पक्ष को लेकर, फिर आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाता है, या कोई और वजह है? राधिका जी। जी, इस बार का जो निर्वाचन है ना, वो सनातन के विरुद्ध राजनीति का जवाब था। बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना था कि सनातन और परंपरा का जो अपमान हुआ, इसका जो प्रतिक्रिया हुआ वो एक साइलेंट लहर बनी, जिसे बीजेपी ने समझा और उसकी और मजबूती से उसका फायदा उठाया। और देखिए, आपने तो ऑलरेडी बता दिया था कि किसने क्या कहा था। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार देश को कहा कि भैया सनातन धर्म हमारी पहचान है, इसे खत्म करने की सोच देश को कमजोर करेगी। शायद ममता बनर्जी जी ने इस बात को शायद थी नहीं मौजूद जगह पे कि वो सुनती। और अमित शाह जी ने बंगाल रैलीज में हमेशा कहा जो रामनवमी नहीं मनाने देंगे या देते, उनको जनता जवाब एक दिन देगी। बीजेपी नेताओं ने ओपनली दुर्गा पूजा कहे या रामनवमी कहे या हनुमान जयंती में भाग लिया। एक भावनात्मक एक कनेक्ट बना जी। और जो ममता बनर्जी जी और टीएमसी नहीं समझे कि जो साइलेंट हिंदूज का जो गुस्सा था, वो गुस्सा उन लोगों ने अपने हृदय में रखा था। और ये बात दीदी को महसूस क्यों नहीं हुआ, जो इतनी एक शातिर पॉलिटिशियन है।
और ये जो धर्मा पर ये सिलेक्टिव पॉलिसी बनाई, कुछ फेस्टिवल्स पर रोक, कुछ पर छूट, फिर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बना उठी, धार्मिक जुलूस पर उन्होंने पर हमला के आरोप हुए, फिर तुष्टीकरण का तो परसेप्शन हमेशा ही बना था, एक समुदाय को खुश किया और खुश करने के लिए दूसरे को इग्नोर करना, और दूसरा जो मेजॉरिटी है उसको इग्नोर करना। तो आज मेजॉरिटी ने जवाब उन्हें दे दिया, और जो लोकल लेवल पे भी जो गुस्सा था, गांव और छोटे छोटे शहरों में भी लोग चुप थे, पर वोट में जवाब दिया। तो ये सब मिलकर एक साइलेंट कंसोलिडेशन बन गया, जिसे ओपनली कोई नहीं बोल रहा था, पर अंदर ही अंदर नाराजगी बढ़ रही थी। ठीक है राम प्रकाश पांडे जी, ये वो गुस्सा है जिसका परिणाम ये होता है कि आप लोग इस वक्त सत्ता पर काबिज होते हुए नजर नहीं आ रहे, बैकफुट पर चले गए हैं। 200 का जो आंकड़ा था वो 81-86 पर आकर सिमट गया है, क्योंकि गुस्सा फूटा है, जैसा कि राधिका जी कह रही हैं। फिर कह रही कि सिलेक्टिव जो सोच थी, तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो सब धराशायी हो गया, वो रखा का रखा रह गया। वो जो धीरे धीरे वोल्केनो था वो आखिरकार फूटा है। चलिए, वैसे हम धर्म की राजनीति पर नहीं की, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है कि एक संप्रदाय को अगर देख के अवहेलना किया गया है तो संप्रदाय ने दबा दिया है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। किंतु मैं जहां तक जानता हूं और मेरा खुद का व्यू है कि धर्म को लेकर मैं राजनीतिकरण में नहीं आना चाहता हूं। मैं कभी धर्म को लेकर राजनीति की हूँ, क्योंकि मेरा धर्म मेरी जगह पर बहुत महान जगह पर रखता हूं, और मैं बड़े आदर और सत्कार से अपने धर्म आपके पर्सनल को नहीं कहा जा रहा सर, कहा जा रहा आपकी पार्टी करती है सिलेक्टिव। अच्छा ठीक है, जो अगर पार्टी ने किया तो उसको जवाब मिला है, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करें। मतलब आप ये मान रहे हैं कि हिंदू विरोधी बयान जो दिए गए उसी का नतीजा है? हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अगर जनता ने भी तो जनता दोबारा भी ये देखेगी कि किसी दूसरे धर्म के पर इस तरह का आघात ना किया जाए। भारतवर्ष में सभी धर्म को अपना अपना धर्म करने का अधिकार रहे। हमारे कहने का तात्पर्य वहां पर कि धर्म की आजादी संविधान ने दी है, और उस तरह के वो आप धर्म को पालन कर पाए और वो उस तरह से रह पाए। अगर जनता ठीक है विमुख हुई है बंगाल में तो अच्छी बात है, इससे सबक लेगा हमारा धर्म, मंथन करेगा, आगे उस रास्ते पर चलेगा। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं सर, मैं ये करूंगा। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि जो राधिका जी कह रही है वो यही कह रही है कि गुस्सा फूटा है, वो नाराजगी है। अगर ये चीज नहीं अपनाते, सिलेक्टिव नहीं होते, तो आज शायद आप लोग वापस होते। मैं देखिए राधिका जी जो कह रही है उनके बातें कबल रहे, तो मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू कम हो गए हैं तो हिंदू में अत्याचार होता है वहां पर हिंदुओं पर, तो भारतवर्ष में चाहे बंगाल में उन मुसलमानों पर अत्याचार होने की प्रक्रिया मत चालू, ये पद्धति ने आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है राधिका जी जल्दी से देखा जाए जो प्रोवोक कर रहे हैं कि हम, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म कभी भी हिंसा नहीं सिखाया। अत्याचार होता है, ये जो पार्टीज विभाजन का जो ये राजनीति करते हैं, मुझे एक मुसलमान परिवार दिखाए जो एयरपोर्ट पे जाते जाते कहा कि मैं भारत छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार होता है। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए, ये किस तरीके का गलत ये बयान देते हैं कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और मुझे सबसे जो दर्द होता है ना, ये बातें मुसलमानों के मुंह से नहीं निकलती, हिंदू नाम वाले लोग ही ये बात करते हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश में कि मुसलमानों का नाम पता हुआ है वो डरे हुए हैं कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, और किस तरह से बुलडोजर की बनाते हैं कि मुसलमान यहाँ खतरे में है। और मुझे बात बताइए, ये जमीन हमारी सरजमी हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जन्मभूमि है। क्या इस पूरे माहौल में एक हिंदू संस्कृति की ये गलत तरीका है ये राजनीति का कि हम बाहुबली हो गए हैं, हमारी 70% की रहे, तो हमसे जो कम धर्म वाले कम संख्या में है उन पर हम दबाव बनाएंगे। ये अगर राजनीति का पैटर्न है तो गलत है, ये संविधान। ठीक है दत्ता साहब का मैं रुक करना चाहूंगा। दत्ता साहब, क्या यही वजह रही टीम ममता जिस तरह से हिंदू विरोधी बयान देती रही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? सबसे पहले तो आपके टीम को कहूंगा कि मेरा डेजिग्नेशन चेंज करे कंजर्वेटिव एक्सपर्ट लिखने के लिए। मैंने बोल दिया था पर किए नहीं है। प्लीज बोलिए संशोधन करने के लिए। हेलो जी सर कंटिन्यू करें, वो ठीक कर देंगे।
हाँ जी, अब मैं बात पे ही आता हूँ। और क्योंकि इतनी प्रचंड शानदार विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी के, दीदी के लिए कुछ सलाह जरूर दूंगा, ताकि मैं व्यक्तिगत दीदी को बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही जुझारू नेत्री है वो। और जब पहले बार आई थी तो हम सब के सब बंगाली होने के नाते बहुत ज्यादा अपेक्षा में थे कि बहुत सारे चीजें शानदार वे में करी, पर भी कुछ भी चीजों पे खड़ी उतर नहीं पाई। दीदी तो जय श्री राम जय हनुमान जी का विरोध करती है। दीदी को आज चंडी पाठ से ही दो तीन चीजें बता के समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दीदी जब चंडी पाठ करती है तब चंडी पाठ भी गलत सलत बोलती है, तो इसलिए सही चंडी पाठ की मूल मंत्र बता देता हूँ। जी सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राय परायणी सहस्र शस्त्र हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। इस पे जो एक लाइन है ना, सृष्टि स्थिति विनाशनम, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बंगाल के लिए एकदम 100% लागू होता है। दीदी की 15 साल की जो राजनीति रही है और सरकार जो रही है ना, वो विनाश की राजनीति रही है बंगाल में। रक्त रंजित राजनीति रही है, रक्त रंजित इतिहास रहा है। कटमानी, टोलाबाजी, पॉलिसी पैरालिसिस, मिस गवर्नेंस, ये सारी चीजें तो छोड़ ही देता हूँ, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। अगर मैं एक एक स्कैंडल गिनता जाऊं तो शायद सेंचुरी पार कर जाएगा, इतने सारे स्कैंडल्स। पर उसके साथ साथ दीदी ने जो सरेआम तुष्टिकरण, केवल तुष्टिकरण नहीं, रोहिंगा नीति जो अपनाई थी, रोहिंगा जाबे हमारे लाशेर ऊपर धरे, रोहिंगा जाएगी मेरे लाश के ऊपर से, एरा तो हमारे दुधेल गाय, इधर लाभ खेते राजी अच्छी, ये मेरे दुधेल गाय है, मैं इनके लाभ खाने के लिए तैयार हूँ। ये चीज है आज जिसके चलते दीदी का पतन हुआ है। आज मैं दीदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आंसू यहाँ तक आ गए थे, मुश्किल से रोक पाई है आंसुओं को। समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर आपसे कहां कहां पे भूल हुई है, कहां कहां पे त्रुटि हुई है। मां माटी मानुष की सरकार की बात आप करते हो, आरजीगर, पार्क स्ट्रीट, संदेश खाली, दुर्गापुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, धुलियान, गिनती लंबी है महिलाओं के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ है। जिंदा आग से जला देना, सामूहिक बलात्कार। 30 सेकंड्स दीजिएगा मुझे, 30 सेकंड्स, लेट मी कंप्लीट। सामूहिक बलात्कार करवाना, आग में झुलसा देना महिलाओं को, और उसके साथ बोलना कि लड़कियों को कौन बोलता है 8 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए, ये तो चरित्रहीन महिला, ये तो चरित्रहीन महिला है, सबूत मिटा दो आरजीकर का। तमाम जितने सारी चीजें हैं ना, जिसके चलते मां की तो तिलांजलि आपने किया, मानुष तो रहा नहीं, और माटी को तो आपने सिंडिकेट और तोलाबाज को आपने बेच दिया था। वही कारण है जिसके चलते ऐसे परिणाम आपको मिला है और इतनी दुर्नीति आज के डेट में। ठीक है पांडे जी, 15 साल रक्त रंजित राजनीति, ये इशारा जो है दत्ता जी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मां का भी अपमान हुआ है, लेकिन उस मां को जिस पार्टी ने अपमान किया, उस मां को जिताने का काम बंगाल की जनता ने किया है। के लिए दत्ता जी को बड़े इज्जत और सम्मान के साथ कहता हूं, शायद ये जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ने किसी को बोलना नहीं था कि रेप कर देने। सर आवाज, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। चंडी पाठ किए हैं, बोलिए सर। चंडी पाठ किए हैं तो बहुत अच्छा लगा है। कम से कम ये लांछना मत लगाया कि एक मुख्यमंत्री ने बोला कि रेप कर दो। ठीक है, शायद आवाज की दिक्कत, वापस जुड़ूंगा आपके साथ। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है पांडे जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। शेखर कुमार जी का मैं रुख करना चाहता हूं। आप शेखर जी, हिंदुस्तान का नक्शा अगर हम देखेंगे, जो मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, तो हर जगह इस वक्त भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, सैफरॉन नजर आ रहा है। 78% जनसंख्या पर बीजेपी का राज नजर आ रहा है। ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर पा रही? सर अनम्यूट करिएगा। जी अब आ रही है आवाज? जी जी जी। पश्चिम बंगाल जो है देश के आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, और जहां पर उनकी आईएनए में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू महासभा, आरएसएस या मुस्लिम लीग का सदस्य होता, उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। और यही कंडीशन
भगत सिंह जी की नौजवान सभा में भी थी। आज जब बात चल रही है सनातन और हिंदुत्व की, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक स्वामी विवेकानंद, उसके बारे में सनातनी योगी जी को कितना ज्ञान है वो पूरे देश ने देख लिया, जो भगवा पहन के एक भाषण दे रहे थे। तो ये पूरा चुनाव जो है ये घुसपैठियों पे था। स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी और हो सकता ये है। पश्चिम बंगाल की जनता, स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है ना शेखर सर। यहाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी स्लिप ऑफ टंग आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता देख चुकी कि घुसपैठिए कौन है, क्योंकि संविधान में जो हमारे देश का ओरिजिनल संविधान है उस पर जो भगवान श्री राम और जो आकृतियां जिन्होंने बहुत बढ़िया चित्रण किया, नंदलाल बोस, उनके भी जो वंशज है उनकी भी वोट कट गई इस SIR में। यहाँ ये वो भगवा करने वाली पार्टी है जो शंकराचार्यों से सर्टिफिकेट मांग लेती है। ये वो भगवा करण वाली पार्टी है जो राम मंदिर बनाते समय शंकराचार्यों के सुझावों को नहीं मानते और बटुकों की पिटाई करवाते। आज जो ये मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद वाला स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ पूरे देश ने देखा कि बीजेपी ने कैसे पोलराइजेशन का खेल खेला और उसे पूरा फंडिंग किया। तो मेरा ये कहना है कि आज पूरा देश देख रहा है, जिस ममता बनर्जी पे एलिगेशन लग रहा है आज, वही ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मदद कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सनातन विरोधी थी। पिछले 2 चुनाव वहां पर कितने % मुसलमान है? वहां क्या 27-28% मुसलमानों से आप लगातार 2 बार चुनाव जीत सकते हैं। बात करते हैं ये RG कार और संदेश खाली महिला सुरक्षा। आज आप NCRB का डेटा उठाइए, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, रेप में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन वाइज मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। दत्ता जी बहुत जल्दी खत्म करिएगा, मैं कांग्रेस का उसके बाद रुख करूंगा। जो इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, मुझे इनके बातों से समझ में आया कि ये वामपंथी विचारधारा के हैं। SN डांगे और नमूद्रिपाद के ही 2 बात उल्लेख कर देता हूं लोकसभा डिबेट के दौरान। SN डांगे ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, द रिएक्शनरी थियोक्रेटिक हिंदू फंडामेंटलिस्ट सेंट, स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये SN डांग का बाकायदा लोकसभा डिबेट पे बाकायदा स्पीच पे है। दूसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके नमूद्रिपाद जी ने कहा था, द क्वासलिंग ऑफ हिटलर एंड द क्वासलिंग स्लेव ऑफ मुसोलिनी। क्वासलिंग मतलब कि बंधुआ मजदूर ऑफ हिटलर एंड बंधुआ मजदूर ऑफ मुसोलिनी। तो इसलिए आप लोग तो बात ही मत कीजिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में। यही वाम फ्रंट है, इनकी लाहौर रेजोल्यूशन 1938 की CPI की और 1943 की CPI की रेजोल्यूशन, इन लोगों ने कहा था कि इंडिया इज अ नेशन ऑफ 22 होने का आरोप लगा रहे हैं ना, इंडिया इज अ मुझे नमूद्रिपाद से कोई लेना देना नहीं। संघ के स्कूल से पढ़ा हूं मैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यालय से पढ़ा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करी है। लेकिन जब आदमी पढ़ लेता है ना, वो इन संघियों से और इनकी विचारधारा से उतना ही दूर हो जाता है और भारत माता के साथ हो जाता है। रिपब्लिक ऑफ बंगो, रिपब्लिक ऑफ महाराष्ट्र, रिपब्लिक ऑफ राजपूताना, रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल प्रदेश, रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, 22 इंडिपेंडेंट राज्यों। आप लोग वही है जो जिन्ना और सावरकर चाहते थे। जिन्ना और सावरकर के वंशज है ना आप। आगे जिन्ना वाली बातों पर, आगे सावरकर वाली पर, बांटने वाली बातों पर। माँ दुर्गा की झांकियों को रोकी क्यों थी 2 बार? क्योंकि मोहर्रम के साथ क्लैश कर रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा 2017 और 2018 में, और कहना पड़ा कि माँ दुर्गा की झांकी भी, विजयदशमी की झांकी भी चलेगी और मोहर्रम भी चलेगा, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों चीजों पर संतुलन बना के रखे। ये मैंने कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पर, लॉ एंड ऑर्डर एक मुख्यमंत्री का काम होता है और उसमें क्या गलत करा उन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर की तो तिलांजलि हो गई थी बंगाल। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ ये होता है कि आप जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है सर, ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, लॉ एंड ऑर्डर की जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए पास जाना चाह रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं सेक्युलर राजनीति को लेकर जो चीजें चली आ रही हैं कांग्रेस के साथ, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई।
क्या क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर नहीं कहती क्या? मोदी जी तो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि वो सेकुलर है, और आप कह रहे हैं कि सेकुलर की राजनीति खतरे में पड़ गई। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। तो हम जिस बात का एलिगेशन लगाते हैं उस बात की पुष्टि आप कर रहे हो, इसलिए कि मोदी जी तो नहीं करते, वो तो कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारे मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। तो ये कहना कि वो राजनीति की तिलांजलि हो गई, क्या हो गया? तो फिर आप मोदी जी को कहिए कि अपने आप को सुधार ले। ये वर्सेस बाद में चला लीजिएगा, पहला राउंड में बोल रहा हूँ। ये मुझे चोच लड़ाना कम आता है, इसलिए चोच में नहीं लड़ा पाऊंगा। अगर मुद्दे की डिबेट अगर आप करना चाहते हैं तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें आप समझिए। बंगाल का चुनाव एक चोरी होती है, डकैती डाली गई है। ममता बनर्जी जी को हम अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र पर डकैती डाली गई है उसका अगर सबसे बढ़िया उदाहरण लेना है तो वो आप पश्चिम बंगाल में लीजिएगा। ममता बनर्जी जी की गलती यह है कि जब राहुल जी इस मुद्दों को उठा रहे थे, हरियाणा की चोरी का और महाराष्ट्र का चोरी का, तो आपके चैनल सहित बहुत सारे चैनलों पर मैंने डिबेट की कि ममता बनर्जी तो वो चोरी के मुद्दे को मान नहीं रही है, वही आपके इंडिया गठबंधन की जो है आज वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। तो सच ये है कि ये वो डकैत है कि जिसके घर में डकैती डालते हैं, जब वो चिल्लाता है तो बगल वाले को विश्वास में लेते हैं, फिर जब उसके यहाँ पड़ते हैं तो नहीं ये चोर नहीं, ये तो डकैत है। आज आप समझिए, आप बात हो रही है सनातन की, मोदी जी कितने बड़े सनातनी हैं, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ जल्दी से। अगर सनातनी अपने आप को मोदी जी, हाँ जल्दी ही, अवध का रहने वाला हूँ, राम जी की धरती से आता हूँ, मैं 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। अगर अभी हमारे यहाँ एक अभी क्या वो कंजर्वेटिव एक्सपर्ट यानी रूढ़वादी विशेषज्ञ, जरा ये बताइए रूढ़वादी विशेषज्ञ महोदय, जब मोदी जी हमारी परंपराओं का उल्लंघन करते हैं या उनकी पार्टी उल्लंघन करती है तो आपका दिल दुखता है, या उस पर जो है भाजपा का ठप्पा लगा दिया है? इतने बड़े एजेंट हो गए हो कि वो आपको दिखता नहीं हो कि परंपरा कैसे टूट रही है? मोदी जी किसी भी चीजों का उल्लंघन नहीं करती है। चोच खिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको चोच खिलाने के लिए छोड़ा ही नहीं, तारीफ पार कर दिया है। आप लोग फॉसिलाइज्ड हो चुके हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ फॉसिलाइज्ड पार्टी। ग्रैंड ग्रेट ममता बनर्जी को गाली दे रहे हो, वहां भी आज भी 40% वोट मिला है। कितने सीटें जीते हैं? 41% वोट, कितने सीटें जीते 100 में से हैं? 41% लोग डकैती डालने के बाद उस महिला को वोट दिए लोगों ने। यूपी पे सुप्रा साहब, गाना गा रहे हो, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहे हो तो महाराष्ट्र में सुप्रा साहब, गुजरात में सुप्रा साहब, राजस्थान में सुप्रा साहब, उत्तराखंड में सुप्रा साहब, आसाम में सुप्रा साहब, त्रिपुरा में सुप्रा साहब है कहां पे आप लोग? फॉसिलाइज्ड पार्टी, लिविंग फॉसिल है आप लोग, लिविंग फॉसिल। 3 बार सांप की केचुली की तरह नाम बदलना पड़ा, हमको ज्ञान दीजिएगा। हिंदू महासभा से स्टार्ट करके, जन से स्टार्ट करके 3 बार नाम बदलना पड़ा। Ask your leader also to go and stay in the Jurassic era. Jurassic era पे जाइए आप लोग। डकैती डालना सरकार बनाओ, क्योंकि लिविंग फॉसिल है, लूट लो, देश को लूट रहे हो, लूटो, लोकतंत्र का गला घोट दो। पार कर दिया बैग एंड बैगेजेस के साथ, ऐसे करके हिंद महासागर पे फेंक दिया है आप लोगों को। समझ गए? ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है दत्ता साहब, 1 मिनट, त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, पर बोल पाएगा ना परंपरा पे बोल पाएगा। ठीक है, नहीं ये तरीका मुझे डिबेट का आपके यहाँ का पसंद नहीं है। नहीं सर, मैं डिबेट क्विट कर रहा हूँ। नहीं वो जो भी चाहता हूँ आप चलाइए, वो आपकी मर्जी है, आपको क्विट करना आप करिए, ठीक है। नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल 2 मिनट सुन लीजिए। दत्ता साहब 1 मिनट, दत्ता साहब 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। संदीप जी मुझे एक बात बताइए, जब आपने बोलना शुरू किया मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, पूरा मौका दिया। आप ही जब दूसरे वाले को क्वेश्चन करके पूछेंगे तो वो जवाब देगा ना, तो मैं सामने रखूंगा। अब आपको जाना है तो ये आपकी मर्जी है, ये मेरा फैसला नहीं, आपको जाना आप जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन इस बहस में जाया नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे इतना बता दीजिए। नहीं 1 मिनट, मुझे आप इतना अरे अब आपको सुनना पड़ेगा, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, आपने कई चीजें बोल दी कि वर्सेस और चोंच, मैंने कुछ बोला नहीं। अब आप मुझे इतना बता दीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति आप लोग नहीं करते हैं? जनेऊ नहीं याद आ जाता है? मंदिरों में जाना शुरू नहीं कर देते राहुल गांधी? चलिए
चलिए अब इस पे जवाब दे देता हूँ जी। पहली बात तो हिंदुत्व होता है, सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। आप लोगों ने बनाया, जैसी आइडियोलॉजी आप लोगों ने बनाया, सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग, जहां जैसा चुनाव वहां वैसा आप हो जाते हैं। आप ही बोल लीजिए। नहीं, मुझे काउंटर करना होगा तो मैं बोलूंगा सर। उससे अरे क्या, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, क्या काउंटर आप बोलिए। क्या काउंटर हाँ बोलिए, आपने आप बोलिए। नहीं क्या काउंटर किया, किस बात का काउंटर किया? नहीं, मेरी बात पूरी हुई, क्या काउंटर किया? देखिए मैं बहस नहीं कर सकता, मेरे पास समय लिमिटेड होता है। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बहस नहीं बैठे भाई, हाँ कंप्लीट, बहस करने के लिए ही बैठे सर कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए आप अपनी बात। बोलने देंगे तब ना। देखिए हिंदुत्व, हमने कहा कि हिंदुत्व जो साफ हिंदुत्व या जो है टाइट हिंदुत्व, ये सारी चीजें नहीं होती। हिंदुत्व है। हम बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति पे बिलीव नहीं करते। हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है, इस बात का गर्व है। लेकिन वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए हिंदुत्व की बात करिएगा आप। हम यही तो कह रहे थे कि मोदी जी के 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अगर सनातन की बात करते हैं, हमारे यहाँ होता है कि जब किसी की शादी होती है ना तो 7 जन्मों का बंधन होता है। सनातन धर्म में जो है सनातन के नायक बने हुए अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं और आप उनको सनातन का मुखिया बताइएगा। कैसे भाई, कैसे मान लें उनको? आप बात कर रहे हो तो सनातन की परंपरा ये कहती है कि अगर एक बार शादी हो गई तो 7 जन्म निभाना है आपको। एक जन्म में आप छोड़ के भाग जा रहे हो और आपको कह रहे हो कि हमको मान लो सनातन का मुखिया। उसके बाद आते हैं, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जो है आरएसएस विशुद्ध रूप से सनातन की दुश्मन आर्य समाजी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों और इनमें इतना ही फर्क है कि वो जो है मूर्ति, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो टोपी लगाते हैं, टोपी नहीं लगाते हैं। हजारों एग्जाम्पल मैं दे दूंगा किस तरीके से सनातन धर्म को, बताइए हमारे शंकराचार्य में रहने वाला है, भट्टाचार्य जी को हमारे मारा जा रहा है, वो यात्रा निकाल रहा है। ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हैं ना, हम समझ ले उनका पतन का क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। भट्टाचार्य जी वो कह रहे हैं सेक्युलर राजनीति नहीं करते, सॉफ्ट हिंदुत्व तो कुछ नहीं होता है, समय के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से जनेऊ वनेऊ कुछ नहीं याद आता है कि वो पहनते हैं कि नहीं पहनते, मंदिरों में जाते हैं कि नहीं जाते, माथा टेकते हैं या नहीं टेकते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। भट्टाचार्य जी देखिए, पहले तो मैं राधिका भट्टाचार्य शाह हूं, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय महिला हूं और मैंने उस भूमि में जन्म लिया है जहां पर सनातन धर्म और हिंदुइज्म का वो जन्म भूमि है। और मैं बड़े गर्व से कहती हूं कि पूरे इस कायनात में एक ही ऐसा सरजमी है जो राम जन्मभूमि है। और अभी मैं इन लोगों के साथ में तर्क नहीं करूंगी क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस ने इतने साल कौन से समुदाय के साथ अपनी बात रखी और किनको इन्होंने सपोर्ट किया। जाके ओवैसी चच्चा के साथ नवाज बनिएगा और सनातनी बनिएगा। हारे हुए पार्टी है, जान दीजिएगा दिया था लोगों ने आपको, क्या करके रखा था पाकिस्तान में जाके वाले जो कहते थे उनके लीडर्स को, और ये कहते थे कि हो रहा है, उनसे चंदा ले रहे हो, उनसे पार्ट बनवा रहे हो या गेंद दे रहे हो यहाँ पे फोड़ो। तो अरे बताइए, हमने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, गाय को आप राष्ट्रीय माता कब घोषित कर रहे हैं? चलिए बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं और आपके लीडर को पप्पू जी कहते हैं। आप मेरे साथ क्या तर्क करेंगे? पप्पू फराज 420 ये कहने से कुछ हो जाएगा क्या? चौथी बात, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे सकता जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर बोल ना पाए। ठीक है, ठीक है। मृगेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मृगेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। आप कांग्रेस की मैं बात करूं या मैं टीएमसी की बात करूं, मुद्दा यही है कि बंगाल से जो मैसेज निकला है वो क्लियर एंड कट है कि सनातन या सनातन विरोधी बयान जो दिया गया है उसका ही असर है। वो एक ज्वालामुखी जो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एकदम से वो फट जाता है और उसका ही असर है। क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन टीएमसी हो या कांग्रेस हो वो यही कह रहे हैं कि असली सनातनी तो वो है। कांग्रेस बात करती है सनातन की, दिखावा कर रही है बीजेपी। देखिए ऐसा है, इनको तो सनातन की डेफिनेशन ही नहीं पता है कांग्रेस वालों को। ठीक है, अगर ये सनातन को समझते तो 1950 में जब संविधान लागू किया गया
तो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ठीक है। हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दिया गया और उनके मदरसे ओपन कर रखे हैं। उल्टा जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे पार्टीशन के बाद, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देश की प्रॉपर्टी बननी चाहिए। इन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड बना के उसके ऊपर कब्जा करवा लिया, लैंड माफिया साथ में चलाया। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है इनकी, मुस्लिमों को मुसलमानों को खुश करने की जो पॉलिसी है ना भाई, इनको जो सरकार मिली थी कांग्रेस को, ये नेहरू जी को कोई देश में प्रधानमंत्री जनता ने नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनको अंग्रेजों ने झूठ बोलिएगा। 1950 में इलेक्शन तो 1950 के बाद हुए है ना, तो जनता का उस समय भोली वाली जनता थी, कम पढ़ी लिखी थी। जनता को लगा कि भाई जो नेहरू जी ने आजादी दिलाई है तो जनता अंधभक्त थी, और उसका रही बात जाता कुछ नहीं चले हैं नेहरू जी को पढ़ा है। तो अगर राजनीतिक पार्टी ज्ञान देने चले हैं, जनता की नब्ज को ना समझे और उस पे एक्शन ना ले, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी ना बनाए, अपने एजेंडे ना सेट करे, तो उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। और यही हुआ है, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अब सब बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। ठीक है दत्ता साहब, ये जो लड़ाई थी आइडियोलॉजी वर्सेस आइडेंटिटी की थी या नहीं थी? आइडियोलॉजी वर्सेस तालिबानी नीति वर्सेस रोहिंग्या नीति की थी। सनातनी आइडियोलॉजी एंड वर्सेस रोहिंग्या नीति एंड एंटी सनातनी नीति की लड़ाई थी। तमिलनाडु में एंटी सनातनी नीति, एंटी सनातन को कुचल देंगे, इरेडिकेट कर देंगे। डेंगू और मलेरिया के मच्छर है सनातन, तो इरेडिकेट कर देंगे। और बंगाल में तो रोहिंग्या आए, तालिबान आओ, रोहिंग्या आओ, इधर मेरे गोद में बैठ जाओ, इसके विरोध में लड़ाई थी। नेहरू जी की बात जब याद करता हूं ना, तो मुझे एडिना माउंटबेटन की याद आती है नेहरू जी के साथ, और कमला नेहरू की साइकोलॉजिकल दुर्दशा के बारे में मुझे तरस आता है। वो सारे जितने सारे पत्र आप अगर पढ़ेंगे ना नेहरू जी और एडिना माउंटबेटन की, आप कान में रुई डाल लोगे, आंख बंद कर लोगे शर्म के मारे। यही नेहरू जी की सरकार है जिन्होंने 60 करोड़ दिया था पाकिस्तान को बंटवारे के बाद उपहार में, कि उनकी उद्धार हो जाए एट द कॉस्ट ऑफ सनातनी हिंदू यहाँ पे भारत में। यही इंदिरा गांधी जी थी जो बाबर के मजार में जाके बोली थी अफगानिस्तान में, कि बाबर के मजार में आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने घर पे आया हूं और मैं अपना घर का दर्शन कर रहा हूं। ये तो सच्चाई है। ये कश्मीर को लेके चले गए थे, प्लेबिसाइट का मांग लिए थे यूनाइटेड नेशन पे पंडित नेहरू। आपके अक्षय चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को गिफ्ट में दे दिए थे पंडित नेहरू, चीन और पाकिस्तान को, क्योंकि इंदी चिन्नी भाई इसके चलते। ये तो सच्चाई है। मुझे शर्म आ रही है इतिहास है, तो के बीच में आपके चैनल में डिबेट पे आया हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता है। आपसे तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे मूर्खों के बीच में डिबेट करके बैठा हूं, जिनको देश का इतिहास नहीं पता है, देश के बारे में नहीं पता है। ऐसे मूर्खों की जमात में बैठा, मुझे शर्म आ रही है। इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में यू नो नथिंग, यू जस्ट नो नथिंग, यू आर टॉकिंग लाइक ए बफून in front of a TV channel. You know nothing, कुछ मालूम नहीं है आपको। इतिहास पढ़िए। कर लिया आप लोगों ने, भोली वाली जनता को आपने बड़ा गुमराह किया। अब नहीं होने वाला ऐसा। नेहरू ने आजादी दिलाई, अरे आप लोगों ने तो बार्गेन किया है, बार्गेनिंग करी आप लोगों ने, पाकिस्तान के साथ सेटिंग करी आपने, जिन्ना के साथ। फिर पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना गड्ढा खोदा था भारत के इतिहास के साथ। ठीक है शेखर साहब, ठीक है सर, ऐसे अगर आप लोग तीनों बोलेंगे तो मैसेज क्लियर नहीं होगा, राय आप लोग की क्लियर नहीं होगी। और मैं त्रिपाठी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब बारी आए तब बोलिए। मुझे मालूम है आप बहुत ज्ञानची हैं, आपने सबको उस तरह से देख लिया कि आपके पास बहुत ज्ञान है, आएंगे आपके पास हम वो ज्ञान लेने। भट्टाचार्य जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन वक्त शेखर जी का है। शेखर जी ठीक है, मैं मान लेता हूं जो आपने बातें कही। आप मुझे इतना बता दीजिए कि फिर पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को क्यों दरकिनार कर दिया, नहीं विश्वास होता? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने कोई दरकिनार नहीं किया है। जो एक बड़े साजिश के तहत जो वहां पे चुनाव लूटा गया,
ये बहुत क्लियर चुनाव लूटा गया, क्योंकि जिन मुद्दों की बात हो रही है कि ममता बनर्जी के लिए जो नेगेटिव गए, महिला सुरक्षा पे मैंने आपको स्थिति बता दी। अभी ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही थी कि सनातनी, मैं एक बात कहता हूँ, देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितने कानून लेकर आए, 3 तलाक कानून लेकर आए, वक्फ कानून लेकर आए, और हर बार उनका ये कहना था मुसलमानों के फायदे के लिए। तो मुसलमानों के फायदे के लिए कानून तो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ रहे, हिंदुओं के लिए कौन सा लेकर आए? तो ये एक, इसको कहें हिंदूवादी नहीं, ये एक मुस्लिमवादी सरकार है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोगों के फ्रिज में जा जाके बीफ ढूंढने वाले आज असम और पश्चिम बंगाल में दोनों हाथों से मंगलवार को टीका लगाकर खा रहे हैं। तो देश ये असलियत देख रहा है कि आप किस तरीके से दोगली नीति पर चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हुमायूं कबीर वाला जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया, उसमें धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है, अभी एडमिना, ठीक है सर, हुमायूं कबीर का आपने जिक्र कंप्लीट करेगा, मैं छोटा सवाल ले लीजिए फिर कंप्लीट करेगा आप। हुमायूं कबीर ने क्या आरती उतारने का काम किया था? नहीं, हुमायूं कबीर ने एक बयान दिया बाबरी मस्जिद वाला, और उसको तुरंत ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला। ठीक है, बीजेपी के सपोर्ट से, बीजेपी की फंडिंग से पार्टी बनाता है, कहता मैं डिप्टी सीएम। महुआ मोइत्रा को लेकर तमाम जो उनके पार्टी के लोग हैं, उन पर क्यों नहीं किया, क्या इस तरह का एक्शन लिया गया? देखिए, ममता बनर्जी के बारे में जितना नैरेटिव फैला रहे हैं, ये मुझे एक बयान दिखा दे तो हिंदू विरोधी है। दूसरी बात, अभी एडमिना माउंटबेटन की बात कर रहे थे, तो मुझे तो बीजेपी एमपी, अरे चुप रहिए ना, अपने समय पर बोलिएगा, अपने समय पर बोलिएगा। अरे क्या तरीका आपका, पता नहीं चला, अपने समय पर बोलो, तभी सर। मैं कह रहा हूँ, एडमिना माउंटबेटन की जब बात चल रही थी, तो भाजपा का एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, आप भाई आप सुनो ना, राजनीतिक विश्लेषक हो, बात का जवाब बात से दो ना, चुपचाप कह दीजिए क्या लैंग्वेज है आपकी, क्या तरीका? नहीं, ठीक है, कंप्लीट, अरे चुप हो जाओ, चैनल की जगह को जल्दी कंप्लीट करिए। मेरा ये कहना है कि जब एडमिना माउंटबेटन की बात करते हैं, आज बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया प्रधानमंत्री के बारे में, और अगर वो सच है तो जसोदा बेन जी के मन में क्या बीत रही होगी। तो चिंता आपको हर तरफ से करनी है कि आडवाणी जीते, जो वहां पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजाक हुमायूं कबीर पे आओ ना। ये है सनातनी। तो इन सनातनियों नहीं, शेखर जी ठीक है, महुआ मोइत्रा हो, कल्याण बनर्जी हैं, ये इन लोग के बयान क्या है? ये इस बयानों को कैसे देखेंगे आप? इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्या? अभी ममता बनर्जी की भी बात चल रही थी, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी का स्पेसिफिक बात, डेट वाइज बयान बताइए, कौन सा हिंदू विरोधी बयान दिया? सब प्रैक्टिसिंग हिंदू है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, दत्ता जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, भगवान राम उनके साथ बैठे हुए। दत्ता जी जल्दी से हम आता हूँ, संदीप त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, दत्ता जी जल्दी से फिर उसके बाद चीज का जवाब दे देता हूँ। कलकत्ता के जो अभी जो खिदिरपुर से जो जीते हैं ना, कलकत्ता के जो मेयर हैं, और सिद्दीकुल्ला चौधरी जो पहले के मंत्री थे ममता सरकार में, दोनों ने क्या कहा? सिद्दीकुल्ला चौधरी और ये कलकत्ता का मेयर ने कहा है कि अगले 10 साल के अंदर बंगाल में 50% लोग उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू चलेगी। 10 साल के बाद उर्दू चलेगी। उसके साथ साथ ये भी कहा कि प्रथम बाहरेटा के घेरे में पहाड़ पे पहले घेराबंदी कर लो। दत्ता जी एक सवाल, आप साबुन को, दुकान को, बाजार को, एक आप संस्कृत में वर्ड बता दीजिए, हिंदी में वर्ड बता दीजिए। इन लोगों की मिर्ची लग गई ना, अपनी औकात देखो। नहीं, अपनी औकात देखो। शेखर जी प्लीज इस तरह से नहीं, बहुत आराम से, ये इस तरह के शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है। प्लीज शेखर सर, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं आप, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दत्ता सर आप भी इसका ध्यान रखिएगा। त्रिपाठी जी जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर राधिका जी आपका रुख करूंगा मैं। 3 बातें, अभी उर्दू की बात लास्ट में आई तो उन्हीं से शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने अभी कहा कि मूर्खों की जमात, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भाई हो तो कहना पड़ रहा है ना, कितना आपको पढ़ा है। मैं आपको झूठ को सच साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब उर्दू, इनको ये नहीं पता है कि उर्दू कहाँ की भाषा है। उर्दू इसी देश में पैदा हुई, इस देश की भाषा है। आपको ये नहीं पता है, आपको लगता है कि उर्दू बाहर से आई है। जैसे बंगला है, असमिया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, वैसे उर्दू इसी 12वीं शताब्दी में इसी देश में पैदा हुई, और वो आज भारत के
भारत से बाहर जाकर वो बोली जा रही है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। आप पाली रही है, प्राकृत रही है, ब्राह्मी लिपि रही है, इस देश में बहुत सारी भाषाएं और लिपियां रही है। आप इस तरीके की बात करें कि उर्दू बोली जा रही है, भाई इस देश की भाषा अगर कोई कह रहा है तो अच्छी बात है। आप जो है आपकी नीति अगर बात कर रहे हैं तो भारत के संविधान में उसको दूसरा दर्जा प्राप्त है, आप उसको वहां से हटा दीजिए। 10 साल सरकार हो गई मोदी जी की। अभी आप बात कर रहे हैं घुसपैठ की, मोदी जी ने वादा किया था, कितने घुसपैठियों को निकाला भाई? हमने 88,000 एनसीआरबी ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, 88,000 हमने। ये देखिए आप भारत का टूर पे लेके जाएंगे, प्लीज इनको रोकिए। कहाँ जाइएगा? ना जाइए, अभी मोदी जी आ गए हैं, जाइएगा, वो जाना ही है, मोदी जी के साथ चले जाइएगा। हमारा हिमालय के बगल से एक रास्ता है, वो जाइएगा स्वर्ग। कंप्लीट आप मुझे भारत का भूगोल मत सिखाइए, आप मुझे भारत के रूट मत सिखाइए, भूगोल मत सिखाइए। नहीं है आप सबसे इंटेलेक्चुअली हमारे पैनल में ना, आप सबसे इंटेलेक्चुअली डिफरेंट है आज के पैनल में। जैसा है गढ़ उठा है, भगवान ने गढ़ दिया है। सुनिए, अब देखिए घुसपैठ की आप बात करते हो, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला? हमने 88,000 घुसपैठियों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 10 साल में निकाला। 48, हाँ आप ही लेके आई थी। आपके वो जो थे आजादी के आंदोलन में जिस तरीके से अंग्रेजों से गद्दारी कर रहे थे, उसी पश्चिम बंगाल में इंदिरा गांधी जी ने 99,000 प्रिजनर्स को वापस कर दिया पाकिस्तान के पास, क्योंकि अरे करगिल में क्या कर दिया आपने? अरे आप लोग के पास 60 साल देश थी ना, इमरजेंसी लगा दिया था किसने? सिखों को मारा किसने? शाह बानो को किसने नहीं दिलाई थी जस्टिस? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मरे हुए पार्टी दो सीट लाए हैं, नहीं है आपके लीडर को इंडिया टुडे पत्रिका अभी जिंदा है, अभी है मेरे पास, अभी मैं दिखाओ, ज्ञान देता कीजिए ताकि बेवकूफी की बातें आप नेशनल टेलीविजन पर ना करें। लोग वैसे भी सोचते हैं जोकरों की पार्टी है कांग्रेस। अब चले हम मुद्दे पे वापस आते हैं। आशीष जी, मैं बंगाल के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मौजू ये है। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, हो गया। अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, मैंने बहुत वक्त दिया आपको। भट्टाचार्य जी फिनिश करिएगा। जी की पतन का बात कर रहे हैं ना, मुख्य कारण क्या था उनके पतन का? ये जो अति आत्मविश्वास एक आ गया था ना, ओवर कॉन्फिडेंस। दीदी को क्या लगा कि उनका वोट बैंक बिल्कुल पक्का है, और जो ग्राउंड कनेक्ट कितना कम हो गया था, और बूथ लेवल पे बीजेपी का जो नेटवर्क था वो कितना मजबूत हो गया था, ये इनको इल्म ही नहीं था। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोले, उसका जो उल्टा प्रभाव हमने उनको चखाया। जहां एक तरफ वो लोग क्या कह रहे थे, तुष्टीकरण हुआ, एक तरफ तुष्टीकरण हुआ और दूसरी तरफ एकजुटता भी बनी। और जो मैं बोलूंगी धर्म और अस्मिता का जो मुद्दा है वो उन्होंने कितना अंडर एस्टिमेट किया, सनातन को जो लेकर लोगों की भावना को जो समझाने में। शेखर जी तो वो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा का कोई बयान बताइए, कल्याण बनर्जी का कोई बयान बताइए। दोनों लोग को सामने रखेगा पीसीआर प्लीज। हमारा जो नैरेटिव था वो अस्मिता और विकास का। हमने 2 सीधे बड़े सरल मैसेजेस हमने लोगों को बताए कि अपनी पहचान, बयान नहीं बता पाई मैडम। परंपरा, सनातन परंपरा और जो हमारे त्योहार है, और विकास लाओ साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, रोजगार करो, सुरक्षा करो। इस कॉम्बिनेशन दे दोनों जज्बात और प्रैक्टिकल अपील को मैं बताता हूं। बंगाल में ये सिर्फ सुन लीजिए आप जी, मैं बताता हूं। हम जीते हुए पार्टी है ना, बोल दे दीजिए जश्न। हम तो देश के नागरिक है, मेरी कोई पार्टी नहीं लड़ी, मेरी कोई पार्टी नहीं थी वहां, देश का नागरिक हूँ और मेरा सवाल पूछने का हक है, मेरा सवाल पूछने का हक है। आप लॉ ऑर्डर में भाजपा का स्टेट बताइए, सरकारी अस्पताल बताइए, भाजपा सांसद राज्य में मजबूत कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं। बीजेपी सत्ता पे, अरे दीदी एक सरकारी अस्पताल बता दीजिए भाजपा शासित राज्य का। अरे खोखली बातों के अलावा कुछ नहीं है, पानी पी लीजिए, पानी।
दीदी पानी रखा है पास में, दीदी थोड़ा सा पी लीजिए, दीदी पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है दीदी एक ठीक है सर। आप दत्ता सर जल्दी से कंप्लीट करिएगा, उसके बाद से चौधरी साहब का रुख करूंगा। ये बात तो क्लियर है ना, महुआ मोइत्रा को लेकर, कल्याण बनर्जी को लेकर जो सर जिक्र कर रहे हैं। आप शेखर सर बहुत छोटे में बहुत जल्दी से मैं बता रहा हूं जो बयान आप कह रहे थे। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस चीज को बताऊं, पार्टियां बताती तो ज्यादा बेटर होता, और आप कहेंगे तो खंगाल भी लीजिएगा। कल्याण बनर्जी ने माता सीता पर टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी मैं बता नहीं सकता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। माता सीता और भगवान राम को लेकर विवादास्पद तुलना की थी। इसके अलावा जो महुआ मोइत्रा की मैं बात कर रहा हूं उसमें मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली जो है कहा गया था। दत्ता साहब गलत कह रहा हूं तो आप बताइए और इस पर जवाब भी दीजिएगा। शैनी घोष ने शिवलिंग जी के ऊपर, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जाके कॉन्डम जाके लगा दी थी, ये सच्चाई है। अब मैंने दो महान व्यक्तियों के बारे में मैंने उल्लेख किया, सिद्दीकुल्ला चौधरी और आपके ये जो मेयर है कलकत्ता का, इनके बारे में। इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। मैं आप पूछता हूं ये जेके मॉडल क्या है, जहांगीर खान मॉडल क्या है? और आप लोगों को सूचना दे दूं, कैनिन में पकड़ा गया है आज। वो बांग्लादेश भाग रहा था, आपके जहांगीर खान, पुलिस ने पकड़ा है उसको। जेके मॉडल क्या है, फाल्ता मॉडल क्या है, संदेश खाली मॉडल क्या है, फिर उसके साथ साथ डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, इसके बारे में जरा बताइए ना। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं सुन रहा था कि शिवराज पटेल उस समय के होम मिनिस्टर शिवराज पटेल 2012 में लोकसभा डिबेट में शिवराज पटेल लोकसभा डिबेट में 2012 में कहा केवल 1400 घुसपैठियों को 10 साल के मनमोहन जी के सरकार में बाहर कर पाए। ये ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा डिबेट पे। ऐसे फालतू कुतर्क नहीं करता हूं कि आगे डब्बी बजा के और संदीप जी आके जाके डिबेट कर लिए। नहीं संदीप जी सुनिए, संदीप जी बहुत गलत रवैया आपका, प्लीज इनका आवाज उठाइएगा, मैं बात करना चाहता हूं। संदीप जी सुनिए, नहीं संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं संदीप जी प्लीज सुनिए मेरी बात, नहीं संदीप जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जितने मेहमान हैं इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, किसी को यह हक नहीं है कि आप एक दूसरे पर इस तरह से टिप्पणी करेंगे या आप इस तरह से बात करेंगे। और अगर आपको करना है तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, इस तरह से बयान नहीं। ये चल पल ये सड़क वाली लैंग्वेज इस नेशनल चैनल पर अलाउड नहीं है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, है ना, इस तरह से अलाउड नहीं है, इस तरह से मत करिए। आप कोई पॉइंट है, आप पॉइंट रखिए, आपको बोलने दिया है, लेकिन इस तरह से मत करिए कि आप किसी और पैनलिस्ट को कुछ भी बोलते चले जाएंगे। नहीं तो आप तरीके से रखिए, इस तरह से सड़क छाप लैंग्वेज यूज करने का जरूरत नहीं है। चौधरी जी इनकी आवाज कम करिए, ये जब तक अगर लहजे में नहीं बात करेंगे, सही से बात नहीं करेंगे, इनको मत बैठाइएगा प्लीज। चौधरी साहब, राहुल गांधी, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जो है वो मौका दे दिया बीजेपी को, दरवाजे वो खोल रही हैं, वो खुद कहते हैं। और उसके बाद से ममता बनर्जी जो आज बयान देती है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। और अब अगर इतना ही पकड़ था तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है? देखिए ऐसा है, जो ये इंडिया गठबंधन है ना, इसके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, चाहे कांग्रेस है, इन सब का जो वोट बैंक है ना वो कॉमन है। मुस्लिमान एससी एसटी को अपना वोट बैंक मानते हैं ये, ठीक है, और जो क्रिश्चियन है या जो हिंदुत्व के खिलाफ लोग हैं वो इनका वोट बैंक है। तो जब ये इकट्ठे होते हैं ना तो इनको आपस में ये डर लगता है कि कहीं हमने इकट्ठा गलती तो ना कर दी, और ये हुआ है। इसका आपने देखा है, ये आपने यूपी में देखा है, जब इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव आ गए थे ना, तो जो वोट कांग्रेस का जो वोट बैंक था और बीएसपी का जो वोट बैंक था, आप देखेंगे वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये भी तो कहते हैं ना कि सारे हिंदू मिलकर सारे हिंदू जो है वोट दे रहे हैं, मुस्लिम वोट तो जा सकती है ना। अब आप देखिए कांग्रेस का वोट शेयर कितना है, 3% से कम है, और ममता बनर्जी कितना है, 40% से ज्यादा है।
अगर ओवरऑल देखा जाए ममता का जो वोट बेस है ना, उसने वोट डाली है। हुआ क्या है, पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 39% वोट डले थे और ममता बनर्जी को 48% वोट डले थे। इस बार क्या हुआ है, बीजेपी को 45% वोट डला है, 46%, और ममता बनर्जी को 41% डला है। तो भाई साहब ममता बनर्जी शेखर जी सर समय बहुत कम है, चौधरी साहब में आऊंगा। शेखर सर कुछ कहना चाह रहे, फिर राधिका जी का रुख करूंगा। वो वोट परसेंटेज की जो बात कर रहे थे, आप देखेंगे अधिकतर सीटों पे उतना ही वोट कटा है, जितना मार्जिन है उससे ज्यादा वोट कटा है। दूसरी बात, अभी राधिका जी बात कर रही थी कि विकास को ऑप्ट किया हो, मैं कह रहा हूं किसी भी भाजपा शासित राज्य का एक सरकारी स्कूल बता दे जो अपने गुणवत्ता की वजह से जाना जाता हो, एक सरकारी हॉस्पिटल बताए किसी भी भाजपा शासित राज्य का, एक बता दें आप जो भाजपा सरकार का बनाया गया हो और गुणवत्ता की वजह से जाना जाता हो। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीजों की बात होती है, आपके पास धर्म को लेकर ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं है। देश को बांटना एक एजेंडा रहा है जो आपके पुरखों ने, वो चाहे सावरकर से लेकर जिन्ना के साथ गठबंधन में आप लोगों ने देश पहले बंटवा दिया और देश को अब दोबारा बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती हूँ। हम बंगाल जीत गए हैं, पूरा हमारे सबके पास आंखें हैं। तो यही कह रहे हैं ना, बांटने का काम किया, बांट करके आप लोग जीत गए। शेखर साहब ये कह रहे हैं। ये शेखर साहब के साथ मैंने बहुत सारे डिबेट्स किए, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है इनकी बातें, और मुझे इनके जो सवाल बड़े हमेशा आप मुझे बताए, मैं तो सिंपल बात करती हूँ। आपने पूरी डिबेट में मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। 2014 की बात करते के पहले की बात करती हूँ। आप जिस 30 सेकंड है मैम, बहुत कम समय। नहीं, ये अगर हमारे विकास और परिवर्तन जो देश भर में हुआ है, इसके ऊपर अगर ये प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, मैं कहूंगी कि ये अंधे हैं। और सचमुच आज का जो जश्न है वो बंगाल का जश्न है, जो हमारी मुद्दा थी। मैं उनको बताऊंगी कि हम इसलिए जीते क्योंकि भ्रष्टाचार और स्कैम्स का हमने विरोध किया, क्योंकि लॉ और ऑर्डर का हमने मुद्दा उठाया, और तुष्टिकरण की राजनीति हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी था या नहीं? आपकी सरकार ने उस पर जांच बिठाई या नहीं? प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी था या नहीं? आपकी पार्टी झूठ बोल रही थी, या अब यही शुभेंदु अधिकारी पर आप आरोप लगाते थे, तब झूठ बोल रहे थे, या हम झूठ बोल रहे हैं? अपना भ्रष्टाचार बताइए। आप लोगों ने इन्हीं पे आरोप लगाया, राज करेंगे नहीं, आप लोग हाथ से रहेंगे, और देश आप देखेंगे बंगाल पहले कहां से कहां चली जाएगी। दत्ता जी जल्दी से कंप्लीट करेगा, लास्ट 30 सेकंड दत्ता जी। इनके बात का मैं 2 ही सेंटेंस में जवाब दे देता हूं। अटल जी जब सरकार पे थे, द लेट प्राइम मिनिस्टर, भारत की इकोनॉमी यूज्ड टू बी द 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड कहता है। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे और जब छोड़ के गए, 12वीं पोजीशन पे आ गई थी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, और आज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड। ओसेड, एशियन बैंक, IMF, तमाम जितने सारे अंतरराष्ट्रीय संस्था ये बात बोलती है। बीजेपी प्रदेश रूल जितने सारे स्टेट है, सबके स्टेट के जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट पे है। ऑपोजिशन के जितने बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं क्योंकि समय बस इतने की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सबका हिसाब में होगा, मैं अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।